नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सच्ची घटना पर बात करेंगे जो किसी एक्शन थ्रिलर फिल्म से बिल्कुल कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं साल 2007 की चेलिम्ब्रा बैंक रॉबरी की। ये चोरी इतनी शातिर और इसका स्केल इतना बड़ा था ना कि इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं भारत की सबसे बड़ी और हैरान अंगेज बैंक रॉबरी की कहानी। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। बिना कोई दरवाजा तोड़े, बिना किसी ताले को हाथ लगाए, आखिर चोर किसी बैंक का वॉल्ट कैसे खाली कर सकते हैं? 31 दिसंबर 2007 की सुबह, नए साल का जश्न मनाने से ठीक पहले, जब बैंक ऑफिसर के राधाकृष्णन ने साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक का ताला खोला, तो उनके होश ही उड़ गए। बाहर से सब कुछ बिल्कुल सुरक्षित था, लॉक अपनी जगह पर थे, लेकिन अंदर आते ही उन्हें हर तरफ धूल उड़ती हुई दिखी। और जब स्ट्रांग रूम खोला गया, तो अंदर का नजारा दिमाग सुन कर देने वाला था। इस चोरी का लेवल समझने के लिए बस इस आंकड़े को देखिए, 80। चोरों ने यहां वहां से कुछ हजार रुपए नहीं चुराए थे, उन्होंने पूरे 80 किलो सोना और 25 लाख रुपए कैश गायब कर दिए थे। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये लगभग 110 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम बनती है। जमीन में बने एक बड़े से छेद के रास्ते लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई रातों रात हवा हो चुकी थी। तो हमारे पहले हिस्से खाली वॉल्ट की खोज की तरफ बढ़ते हैं। असल में हुआ क्या था कि चोरों ने बाहरी दरवाजे या खिड़कियों को निशाना बनाया ही नहीं। बैंक दूसरी मंजिल पर था और चोरों ने ठीक नीचे बने एक रेस्टोरेंट की छत में छेद करके बाहरी सुरक्षा को पूरी तरह से बाईपास कर दिया था। यानी एक्सटर्नल सिक्योरिटी अपनी जगह रह गई और काम अंदर ही अंदर हो गया। ये कोई आम चोरी नहीं थी, ये मास्टर इंजीनियरिंग और बहुत ही सटीक प्लानिंग का नतीजा था। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे भाग पर, प्लॉटिंग द अल्टीमेट हाइस्ट। आखिर इसके पीछे किसका दिमाग था? तो इस पूरे मास्टर प्लान के पीछे जो शातिर दिमाग था, उसका नाम था जोसेफ। उसका जुर्म का लंबा इतिहास था, जो व्यूर सेंट्रल जेल तक पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात अपने साथियों से हुई। पर क्या पता है आपको, उसे ये चोरी का आइडिया कहां से आया? बॉलीवुड की मशहूर मूवी धूम से। धूम फिल्म में जॉन अब्राहम जैसा किरदार कैसीनो की छत तोड़कर चोरी करता है ना, बस वही सीन देखकर जोसेफ के दिमाग की बत्ती जल गई। उसे समझ आ गया कि मजबूत दरवाजों से माथापच्ची करने से बेहतर है फर्श और छत के रास्ते से घुसना, और यही उसकी इस चोरी का मास्टर ब्लूप्रिंट बन गया। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि जोसेफ ने कैसे खुद को अलग अलग नकली पहचानों के पीछे छुपा रखा था। अपने दोस्तों और साथियों के लिए वो जोसेफ था, अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के सामने वो जेसन एंटनी बन गया, ताकि उसका पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड किसी को पता ना चले। और जब बात आई बैंक के नीचे वाला रेस्टोरेंट किराए पर लेने की, तो उसने मकान मालिक को अपना नाम बाबू बताया। एक ही इंसान, लेकिन काम के हिसाब से बिल्कुल अलग अलग जिंदगियां। चलिए अब तीसरे भाग पर चलते हैं, एग्जीक्यूटिंग द चिलम्ब्रा रॉबरी। प्लानिंग तो हो गई थी, लेकिन इसे असलियत में अंजाम देना काफी अलग और मुश्किल काम था। इनके एग्जीक्यूशन का तरीका बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप था। सबसे पहले बैंक के ठीक नीचे वाला रेस्टोरेंट रेंट पर लिया गया। दूसरा स्टेप, बाहर रेनोवेशन का एक नकली बोर्ड लगा दिया गया, ताकि आसपास के लोगों को शक न हो कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। तीसरा स्टेप था बिल्कुल सही वक्त का इंतजार, और वो वक्त आया 29 दिसंबर 2007 को, जब पास के एक मंदिर का उद्घाटन हो रहा था। बाहर पटाखों और जश्न का इतना शोर था कि उसी की आड़ में उन्होंने अपना चौथा स्टेप उठाया, छत काटने का काम शुरू कर दिया। शोर इतना था कि ऊपर ड्रिलर की आवाज किसी को सुनाई ही नहीं दी। हालांकि सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। उन्होंने छत को उड़ाने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल किया था, लेकिन 5 शक्तिशाली ब्लास्ट के बाद भी छत नहीं टूटी। घबराहट तो जरूर हुई होगी, पर अब पीछे हटने का रास्ता बंद था। इसलिए उन्होंने हार नहीं मानी और एक मार्बल कटर निकालकर पूरी रात ग्रूलिंगली मेहनत की। आखिरकार सुबह 4 बजे उन्होंने वॉल्ट की फर्श तोड़ दी और हजारों गोल्ड पैकेट सीधे उनके हाथ में थे। अब इस घटना के अगले और चौथे हिस्से की बात करते हैं, मिसडायरेक्टिंग द पुलिस। चोरी करना तो बस एक हिस्सा था, असली खेल तो उसके बाद शुरू हुआ। चोर बहुत अच्छे से जानते थे कि इतनी बड़ी बैंक रॉबरी के बाद पूरे देश की पुलिस उनके पीछे हाथ धोकर पड़ने वाली है। इसलिए उन्होंने इन्वेस्टिगेशन टीम को भटकाने के लिए कुछ झूठे सुराग छोड़ दिए। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें रेस्टोरेंट के कैश काउंटर पर मलयालम में एक नारा लिखा हुआ मिला, जय माओ। ये नारा आमतौर पर नक्सलवादी समूह इस्तेमाल करते हैं। ये कोई गलती से छूटा हुआ प्रूफ नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, ताकि पुलिस सोचे कि ये चोरी किसी नक्सलवादी गुट ने की है। और यहां से शुरू हुआ एक जबरदस्त चूहे बिल्ली का खेल।
एसपी विजयन को जल्दी ही समझ आ गया था कि ये नोट सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है, क्योंकि असली नक्सलवादी ऐसी निशानियां आमतौर पर नहीं छोड़ते। पर एसपी विजयन ने एक बहुत स्मार्ट चाल चली। उन्होंने ये बात मीडिया में लीक होने दी और जानबूझकर इस नक्सलवादी थ्योरी को हवा दी। उनका मकसद था कि असली चोर जब अखबार पढ़ें तो उन्हें लगे कि पुलिस तो पूरी तरह बेवकूफ बन गई है, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में वो आगे चलकर कोई बड़ी गलती कर बैठे। ये हमें 5वें हिस्से की तरफ ले जाता है, द डिजिटल ब्रेड क्रम्स। जब ग्राउंड पर कुछ खास नहीं मिल रहा था, तब इन्वेस्टिगेशन ने एक मेथोडिकल डिजिटल मोड लिया। शुरुआत में पुलिस के पास बहुत ही कम और भटकाने वाले सबूत थे जो एक स्थानीय ड्राइवर उस्मान ने दिए थे। जैसे कि सस्पेक्ट का नाम बाबू था, जो हम जानते हैं नकली था। उसके पास एक फेक सीडीएमए बर्नर फोन था। उसकी शक्ल पाकिस्तानी बॉलर सोहेल तनवीर से मिलती जुलती थी, और एक सिल्वर मारुति जेन कार थी जिसकी नंबर प्लेट्स भी बिल्कुल फेक थीं। मतलब सब कुछ फेक। इस वजह से पुलिस को अपना पूरा ध्यान उस एक बर्नर फोन पर लगाना पड़ा, क्योंकि वही एकमात्र ठोस रास्ता बचा था। अब इस स्लाइड पर जो नंबर है ना, वो सच में दिमाग हिला देने वाला है। पुलिस ने करीब 4.5 करोड़, जी हाँ 4.5 मिलियन सेल टावर पिंग्स का एक लंबा विश्लेषण किया। महीनों लग गए ये ढूंढने में कि बाबू का दूसरा नंबर आखिर कहाँ और कब चल रहा था। और इस इतने विशाल डेटा को छानने के बाद उन्होंने सिर्फ 30 यानी 63 संदिग्ध कॉल्स को आइसोलेट किया जो इस चोरी से जुड़े हो सकते थे। डेटा एनालाइज करने पर एक कमाल का पैटर्न मिला। एक सस्पेक्ट नंबर VT जोसेफ के नाम पर दर्ज था, जो लगातार अनीता नाम की किसी महिला को कॉल कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ पड़ोसियों से पता चला कि वो नंबर जेसन का है, जिसकी पत्नी का नाम भी अनीता है। ये केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मास्टरमाइंड की पत्नी के नाम ने पुलिस की पूरी पहेली सुलझा दी। उन्हें समझ आ गया कि बाबू, जेसन और जोसेफ दरअसल एक ही इंसान के अलग अलग रूप हैं। आखिरकार हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे थ्रिलिंग हिस्से पर, कैप्चर एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ये पूरी टाइमलाइन देखे, कितनी तेजी से चीजें आगे बढ़ीं। 31 दिसंबर को चोरी का पता चला। 19 फरवरी को पुलिस ने उन 45 लाख कॉल्स में से दूसरा फोन नंबर ढूंढ निकाला, और 27 फरवरी को जब जोसेफ कोझिकोड के बेबी मेमोरियल हॉस्पिटल में था, तभी पुलिस ने अचानक स्टिंग ऑपरेशन करके उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे भनक भी नहीं थी कि उसका खेल अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। 57 दिनों तक चली इस इन्वेस्टिगेशन की सफलता इस चार्ट में साफ दिखती है। चोरों ने पूरी तरह अपना जुर्म कबूल कर लिया, और चुराए गए 80 किलो सोने में से पुलिस ने 73 किलो यानी 73 केजी सोना बरामद कर लिया। सिर्फ 7 किलो सोना मिसिंग था। ये भारत के इतिहास में पुलिस की सबसे बेहतरीन और सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशंस में से एक मानी जाती है। साल 2013 में आखिरकार इस जुर्म का फैसला आया। जोसेफ और उसके साथी शिबू को 20 साल की कठोर सजा सुनाई गई। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या हुई? उन्हें वियोर सेंट्रल जेल भेजा गया, बिल्कुल वही जगह जहां सालों पहले उन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी और इस बैंक रॉबरी का सपना शुरू हुआ था। इसे कहते हैं पूरा सर्कल कंप्लीट होना, या फिर पोएटिक जस्टिस। जहां से कहानी शुरू हुई वहीं आके खत्म हो गई। लेकिन कहानी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एक बड़ा सवाल अभी बाकी है। 2017 में बेल पर बाहर आने के बाद जोसेफ फिर से एक ज्वेलरी स्टोर को लूटने की कोशिश में पकड़ा गया। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या एक मास्टर थीफ कभी सच में इस जुर्म की दुनिया को छोड़ सकता है, या फिर ये थ्रिल और क्राइम की आदत ऐसी होती है कि इंसान इससे कभी बाहर निकल ही नहीं पाता? इस सवाल के साथ आज हम इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।